આજના સૌથી દુઃખદ સમાચારની દુઃખદ સમાચાર મળી રહ્યા છે। સીડીએસ બિપિન રાવત જેમનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશની ઘટનામાં નિધન થયું છે અને તેમના પત્નીનું પણ નિધનના સમાચાર મળી રહ્યા છે। બંને પતિ પત્નીના નિધનના સમાચાર છે અને સાથે 13 લોકોના નિધન થયા હોવાની અત્યાર સુધીમાં પુષ્ટિ થઈ છે। બિપિન રાવત હેલિકોપ્ટરમાં જઈ રહ્યા હતા અને તેમની સાથે કુલ 14 લોકો અહીં સવારી કરી રહ્યા હતા, જેમાંથી 13ના નિધન થયાના સમાચાર છે। રાજનાથ સિંહે આ ઘટનાને દુઃખદ ગણાવી છે। અમિત શાહે પણ ટ્વીટ કરીને ઘટનાને લઈને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। સીડીએસ રાવતના પત્ની મધુલિકા રાવતનું પણ નિધન થયાના સમાચાર છે। હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાના કારણે તેમનું નિધન થયું હતું। એક જાણકારી મળી હતી કે તેમનું જે દેહ છે તે મોટાભાગનો બળી ગયો છે આગ લાગવાના કારણે અને આખરે હવે પુષ્ટિ થઈ છે તેમના નિધનની। देने की पूरी बात की गई थी और लेकिन इस बीच दुखद खबर आ जाती है कि जो 13 लोग हैं वो नहीं रहे। तो ऐसे में जो है अब देखना होगा कि आगे जो है आज के दिन मिलिट्री अस्पताल में ही उन्हें रखा जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो वो किस तरह से होगी ये आर्मी की तरफ जो है फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। और देखिए 6:27 वक्त हो रहा है, 6:27। ठीक 6:30 बजे सीसीएस की बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होगी और उससे पहले वायुसेना की तरफ से यह पुष्टि कर देना कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है, साथ में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है और कुल 13 सवार, 14 कुल सवार थे, जिनमें से 13 की मौत की पुष्टि जो वायुसेना की तरफ से कर दी गई है। सीडीएस का यह हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग इस MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे। सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे। वेलिंगटन से पहले ही कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश। तो अब सबकी नजर सीसीएस की बैठक पर है। ठीक 6:30 बजे सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर होनी है और यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इस वक्त जिस तरीके की सुरक्षा को लेकर चुनौती, उसके बीच जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि वायुसेना की तरफ से और सीसीएस की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि सीडीएस देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर जो हैं वो अब नहीं रहे हैं। उनकी जगह पर दूसरा कौन सीडीएस बनेगा इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर घोषणा की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में जब वर्ष 2015 में वो नागालैंड में दीमापुर में कोर कमांडर थे, जो स्पीयर कोर है, 3 कोर है भारतीय सेना की। उस वक्त जो थी मणिपुर में एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 19 सैनिकों की मौत हुई थी। उसके बाद पहली बार उन्होंने खुद आगे बढ़कर सरकार को कहा था कि हम क्रॉस बॉर्डर रेड करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे म्यांमार सीमा में उन उग्रवादियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे देश के सैनिकों को वीरगति को प्राप्त कराया है। तो उन्होंने उनकी पहल हुई थी। उस दौरान ही सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। इससे पहले तक सर्जिकल स्ट्राइक इतनी बड़ी देखी नहीं गई थी। उनके नेतृत्व में यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी म्यांमार सीमा में, जिसमें कम से कम खुद जनरल बिपिन रावत ने मेरे को दिल्ली में बताया था उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि मैं बता दूं कि 60 से 70 उग्रवादी उस सर्जिकल स्ट्राइक में भारत से मारे थे। नीरज राजपूत, आप अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा। इस बीच राष्ट्रपति की तरफ से भी दुख जताया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से ट्वीट किया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, देश ने अपने एक बहादुर सपूत को खोया है। 4 दशक की सेवा में उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाई। 1978 में सेना में शामिल हुए थे बतौर अधिकारी और एक गजब का दिसंबर कनेक्शन, इसको आप इत्तेफाक भी कह सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल जनरल रावत की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से ट्वीट कर दुख जताया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर। वायुसेना की तरफ से जैसे ही पुष्टि की गई सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की, उसके बाद से लगातार यह सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि वो बेहद दुखी हैं। जनरल रावत के निधन पर पीएम मोदी का ट्वीट, जनरल रावत के निधन से बहुत दुखी हूं, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट में। तो निशब्द है आज देश। एक ऐसी दुर्घटना जिससे सभी स्तब्ध हैं और देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय सेना के किसी सिटिंग जनरल की ये हादसे में हुई
पहली बार इस तरीके की मौत की घटना जो देश के सामने है, और वो भी एक ऐसा जनरल जो तीनों सेनाओं का सैन्य कमांडर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। मैं जनरल रावत के दिसंबर कनेक्शन के बारे में आपको बता रही थी। इसको इत्तेफाक भी कहा जा सकता है कि 16 दिसंबर 1978 की वो तारीख जब सेना में अधिकारी बने थे। 17 दिसंबर 2016 भारतीय सेना के प्रमुख बने। ये देखिए जनरल रावत का दिसंबर कनेक्शन, इसे इत्तेफाक भी आप कह सकते हैं। 17 दिसंबर 2016 भारतीय सेना के प्रमुख बने, सेना अध्यक्ष बने, और इसके बाद फिर से महीना दिसंबर का ही था, तारीख 31 दिसंबर 2019, जब देश के पहले सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत। और आज 8 दिसंबर 2021 जब तमिलनाडु में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वायुसेना की तरफ से अब से करीब आधे घंटे पहले यह पुष्टि कर दी गई है, नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जनरल बिपिन रावत के निधन पर बेहद दुखी हूं। उन्होंने पूरी कर्मठता और बहादुरी से देश की सेवा की। जनरल रावत सच्चे सैनिक, सच्चे देशभक्त थे। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। देखिए, मोदी सरकार की तरफ से जब पहल की गई और सीडीएस की जो पोस्ट है, जो पद है, उस पर पहली बार जब तैनाती हुई तो उसमें जनरल बिपिन रावत पर ही मोदी सरकार की तरफ से भरोसा किया गया एक तरीके से। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, 6:30 बज चुके हैं, सीसीएस की बैठक शुरू। बिल्कुल, सीसीएस की बैठक जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। और जो पहुंचने का सिलसिला है रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के और बाकी जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और किसी भी समय ये बैठक शुरू हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से इस बैठक के सामने बड़ी चीज क्या होगी, यह हादसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके की स्थितियां हैं, इसके पीछे किस एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जिस चीज का जिक्र आप कर रही थी रोमाना, भारतीय रक्षा सेना के किसी अधिकारी की और इतनी वरिष्ठ अधिकारी की इस तरीके से हादसे में हुई मौत निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े करती है, जिसके बारे में पूरे देश की नजर होगी। इन तमाम सवालों के जवाब जरूरी होंगे। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से इस चीज की पड़ताल की जाए, क्योंकि ये देश के पहले सीडीएस थे। साथ ही भारतीय रक्षा सेना के किसी सर्विंग ऑफिसर की, जो जनरल के रैंक पे भारतीय जो रक्षा सेनाओं में सर्व कर रहे हो, उनकी मौत का यह दूसरा वाकया है कि लेकिन इससे पहले जनरल बीसी जोशी का, जैसा मैंने आपसे कहा, वो हृदयाघात से उनकी मौत हुई थी, लेकिन हादसे में हुई यह मौत बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसके अलावा किस तरीके से एक सर्विंग जनरल को जो अंतिम विदाई है वो किस तरीके से दी जाएगी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर सीसीएस नोट लेना चाहेगी, जो देश की सबसे बड़ी रक्षा समिति कहा जा सकता है, देश की सुरक्षा संबंधी जो कैबिनेट की समिति है, ये सुरक्षा मामलों के ऊपर देश की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी प्रणय उपाध्याय। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है जिसका जवाब आपको जरूर दर्शकों को देना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि देश ने आज क्या खो दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के सेनापति को खोया है आज देश ने। म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला बहादुर आज नहीं रहा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज नहीं रहे। देश के सर्विंग जनरल आज नहीं रहे। 43 साल तक देश की सेवा करने वाले जनरल आज नहीं रहे। सेवा के दौरान हादसे में जान गंवाने वाले पहले सिटिंग जनरल बिपिन रावत। ये बड़ा नुकसान देश को। मैं नीरज राजपूत का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से एक बार फिर से प्रणय उपाध्याय के पास आपको लेकर चलते हैं। और प्रणय, जो बात आप कह रहे थे कि साहब सीसीएस की जब बैठक है तो फिर किस तरीके से विदाई दी जाएगी सिटिंग जनरल को, किस तरीके से आगे इस पूरे मामले में जांच को बढ़ाया जाए, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पेचीदगियां हैं उस पर चर्चा, और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि इस पद पर आगे कौन, अगले नाम को लेकर भी किसी तरीके की कोई सहमति बन सकती है क्या, क्योंकि पद तो खाली नहीं रह सकता। प्रणय उपाध्याय, देखिए, पद का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से उसमें एक प्रक्रिया फॉलो होती है। ये हादसे में हुआ है और चूंकि इससे पहले हमने देखा है कि कई बार इस्तीफों की घटनाएं हुई हैं, जो सर्विंग जनरल्स के इस्तीफे हुए हैं। आपको ध्यान होगा एडमिरल डीके जोशी ने जब इस्तीफा लिया था तो नौसेना अध्यक्ष का पद जो है वो कुछ समय तक खाली रहा था और वाइस चीफ को एक्टिंग जो नौसेना प्रमुख है उसकी दायित्व दिया गया था। जहां तक सीडीएस का सवाल है, सीडीएस के पास में कमांड फोर्स उस तरह से नहीं होती है। निश्चित रूप से मिलिट्री सेक्रेटरी का पद होता है। वो देश के सर्वोच्च रक्षा मंत्रालय में न केवल वो सबसे सर्वोच्च जनरल थे, बल्कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी टू डिफेंस मिनिस्टर भी थे। तो ऐसे में जो सैन्य सलाहकार की जो उनकी भूमिका थी, वो सचिव के तौर पर तैनात थे वहां पर। तो उस दायित्व को कौन निभाएगा, ये निश्चित रूप से
एक सवाल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल सीसीएस के सामने बड़ा सवाल इस हादसे के ऊपर मनन करना होगा। आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाए, कौन सी जो जानकारियां हैं, कौन सी सूचनाएं हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आप देखें रोमाना, वायुसेना अध्यक्ष को खुद भेजा गया है, वो सुलूर में इस समय मौजूद हैं, जहां से लास्ट एटीसी टेक ऑफ हुआ था। लास्ट एटीसी कॉन्टैक्ट इस हेलीकॉप्टर MI-17 V5 का था। कहां संपर्क टूटा, कैसे संपर्क टूटा, किन तरीके की घटनाएं हुई, कहीं कोई सैबोटाज का एंगल तो नहीं, ये तमाम पहलू होंगे जो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगे रोमाना। बिल्कुल, देखिए 6:35 हो रहे हैं, 6:30 बजे जो सीसीएस की बैठक शुरू होनी थी, बस कुछ ही पल में वो शुरू होने वाली है। इस बीच बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये आ रही है कि कल शाम तक जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा। कल शाम तक जनरल रावत समेत सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेंगे। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, पिंकी हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी। रोमाना देखिए, बिल्कुल अब जो है उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली ले जाना है, तो ऐसे में अरेंजमेंट्स जो है वो अब किए जाएंगे और इसके लिए औपचारिक तौर पर जो है तमाम आदेशों का इंतजार पहले किया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली जो है इस खबर को ये खबर अभी भी सामने आई है। ऐसे में देखना होगा कि अरेंजमेंट्स जो है वो किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुलूर एयरबेस से और साथ ही वेलिंगटन से भी कई ऑफिशियल्स जो है वो क्रैश साइट पर भी पहुंचे हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो बिठाई गई है, सबसे पहले क्या रीजन था ये सब भी जानने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस बीच उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली पहुंचाने के अरेंजमेंट्स भी किए जाएंगे, जिसके लिए भी हमें अब इंतजार करना होगा जब ऑफिशियली जो इसके बारे में और जानकारी हमें दी जाएगी। जी रोमाना, आप रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। और प्रफुल्ल, जिस तरीके से खबर आ रही है कि कल शाम तक शव जो है, पार्थिव शरीर जो है, वो दिल्ली पहुंचेंगे, मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच एक तस्वीर, ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साझा की गई है। ये वो तस्वीर है जो बेहद भावुक करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कि किस तरीके से अपना एक साथी, एक करीबी साथी, जो हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था भारत माता की रक्षा के लिए, उसका एक वीर सपूत आज देश ने खो दिया है। ये वो नुकसान है जिसका जिक्र लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि चाहे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना हो, हर बार अगर कोई चेहरा होता था, अगर कोई दिमाग होता था उस प्लानिंग के पीछे, तो वो जनरल बिपिन रावत। ये ट्वीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जनरल बिपिन रावत के निधन पर बेहद दुखी हूं, उन्होंने पूरी कर्मठता और बहादुरी से देश की सेवा की। जनरल रावत सच्चे सैनिक, सच्चे देशभक्त थे। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। सीधे प्रफुल्ल श्रीवास्तव के पास आपको लेकर चलेंगे। और प्रफुल्ल, जो खबर आ रही है कि पार्थिव शरीर कल शाम तक पहुंचेंगे, तो क्या यहां पर अब तमाम जो तैयारियां हैं, उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मीडिया के सामने है, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जो चंबा कांगड़ा से आते हैं वो भी साथ थे, और सुरेश कश्यप जी, बहुत ही अच्छा लगा। और इसको और किसी अलग मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जेपी नड्डा। हम एक बार फिर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव का रुख करेंगे। तो प्रफुल्ल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पार्थिव शरीर कल शाम तक पहुंचेंगे दिल्ली, तमाम इंतजाम घर पर अगर पार्थिव शरीर लाए जाएंगे तो सेना अपने हाथ में लिए हुए है। बिल्कुल, देखिए जब से ये खबर आई है कि दुर्घटना हुई है, उसके बाद से ही लोगों के पहुंचने का, उनके जानने वालों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। रक्षा मंत्री भी आए थे, सांसद भी आए थे, और उनके करीब सीनियर रहे, और अब मंत्री वीके सिंह, जनरल वीके सिंह भी आए थे। और अभी भी यहाँ पर जो है इस खबर के आने के बाद से जो लोगों के आने का सिलसिला है, फिर चाहे वो उनके परिवार के लोग, जानने वाले हों, दोस्त हों, ये तमाम लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। सेना के कई अधिकारी जो है वो अभी अंदर गए हुए हैं, और इसी तरह से लोग आते रहेंगे। इसी बात को लेकर जो है पहले से तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी। यहाँ पर क्योंकि लोग आने लगे थे यहाँ पर, तो अब जब ये खबर आई है उसके बाद से यहाँ पे और जो है तैयारियां बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यहाँ पर एक तरह से बैरिकेडिंग कर दी है इस साइड पर। सेना के जवान भी है यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के भी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, तो कुछ वक्त बाद जो लोग और भी लोग यहाँ पहुंचेंगे, जो उनके करीबी हैं, जो उनके परिवार के हैं, जो उनके जानने वाले हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर
व्यवस्था जो है अभी से की जा रही है। अभी ये जानकारी नहीं है कि कल यहाँ पर पार्थिव शरीर कितने बजे आएगा, कब लाया जाएगा, लेकिन उसके लिए तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है। जिस तरह से यहाँ पर सेना और पुलिस ने यहाँ पर काम चल रहा है, लग यही रहा है कि अभी से इसके लेकर तैयारी की जाएगी और लोगों के आने का सिलसिला, फिर चाहे वो साथ में काम करने वाले अधिकारी हो या कोई और, वो जारी है। और यही सिलसिला हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कुछ सेना के अधिकारी अपनी गाड़ियों से तो कोई वॉक करते हुए अंदर जा रहा है। अंदर परिवार के कौन लोग हैं अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जनरल नरवणे अंदर मौजूद हैं, सेना के अधिकारी मौजूद हैं और ये लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। में लौटूंगी आपके पास प्रोफेसर श्रीवास्तव। इस बीच सीधे आपको नीरज राजपूत के पास लेकर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नीरज, पहले ये कहा जा रहा था कि कल सुबह पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे, लेकिन अब खबर ये कि शाम के वक्त ये पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? इस देरी के पीछे वजह क्या है? कुछ साफ हो पा रही है? बिल्कुल रोमाना, क्योंकि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर थे, इसलिए जब उनका शव सुलूर में लाया जाएगा, सुलूर एयर बेस पर लाया जाएगा या फिर वेलिंगटन में, वहां पर भी श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी, जहां पर खुद मौजूद रहेंगे वायुसेना प्रमुख, वहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनको पहले वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि वो एक ये जो सैन्य छावनी का इलाका है, जो वेलिंगटन है, वहां पर या फिर सुलूर एयर बेस, दोनों ही जगह पर, वहां पर किसी जगह पर, एक जगह पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद ही उनके शव को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। इसलिए हो सकता है, संभवतः देरी हो सकती है यहां दिल्ली पहुंचने में, क्योंकि 3 घंटे का सफर तो सुलूर से दिल्ली तक लगता ही लगता है। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको इस पर और बेहतर तरीके से जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए कि कितना बड़ा नुकसान आज देश को हुआ है। जनरल बिपिन रावत के ना रहने के मायने अगर आप समझाएं दर्शकों को तो। बिल्कुल रोमाना, जो मैं पहले भी बता रहा था कि जब जनरल बिपिन रावत जब कोर कमांडर थे वर्ष 2015 में, जब बड़ा अटैक हुआ था देश के सेना के एक काफिले के ऊपर, तो उन्होंने ही आगे बढ़कर सरकार से कहा, जब सरकार ने कहा कि आगे आप कैसे इन जो वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक है, इनका बदला कैसे लेंगे, इनकी जो बलिदान इन्होंने दिया है, तब उन्होंने खुद बढ़कर उन्होंने कहा कि मैं अपने सैनिकों से क्रॉस बॉर्डर रेड कराऊंगा, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि देश की सेनाओं ने किसी सीमा पार जाकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बारे में सार्वजनिक तौर से जानकारी दी गई थी। आपको याद होगा उस समय के जो एडिशनल डीजीएमओ थे, उन्होंने खुद आकर सार्वजनिक मीडिया के सामने कहा था कि हमने क्रॉस बॉर्डर रेड की है, हमने उन उग्रवादियों को से बदला लिया है जिन्होंने हमारे सैनिकों को 19 सैनिकों को शहादत जिनकी हुई थी। उसके बाद ही उनको दिल्ली बुलाया गया। उस टाइम वो कोर कमांडर थे, दीमापुर में, नागालैंड में थे, 3 कोर के, और उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया। वाइस चीफ यानी कि सह सेना प्रमुख के तौर पर उनको बुलाया गया था साउथ ब्लॉक में। उनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन उसी वक्त वर्ष 2016 में आपको याद होगा उरी में बड़ा अटैक हुआ था और उस वक्त भी सरकार ने कहा कि आपके पास क्या विकल्प है। तो सबसे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पीओके में की गई थी, उसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि ऑपरेशन हेड वाइस चीफ थे जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सर्जिकल स्ट्राइक में। इसके बाद उनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन उससे पहले क्योंकि यह माना जा रहा था कि उनके दो सीनियर थे उस वक्त जनरल थे, उनमें से किसी एक को जो है चीफ बनाया जाएगा, थल सेना प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही सर्जिकल स्ट्राइक में और जिस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर उनका रहता था कि अपने दुश्मनों के खिलाफ, इसीलिए सरकार ने उनको 2 सीनियर्स को बाईपास करके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया था। और उसके बाद जब देश में खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि एकीकरण होना चाहिए तीनों सेनाओं का, उसको लेकर सेनाओं की तरफ से रिजर्वेशन था, लेकिन जनरल बिपिन रावत आगे आए, उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेशन करेंगे। कि जिस तरीके से ये पद बना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और उस पद पर पहली तैनाती जनरल बिपिन रावत की, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उस बहादुरी, उस वीरता को सलाम था जिसके प्रतिबिंब जनरल बिपिन रावत थे। नीरज राजपूत। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपको। और आप जो बता रही थी कि उनका योगदान क्या था, आप सबसे बड़ा योगदान उनका डोकलाम में चीन के खिलाफ पहली बार भारत ने अगर चीन के खिलाफ कभी आवाज उठाने की कोशिश की थी, तब तक चीन जो था सलामी स्लाइसिंग करता रहता था, भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश करता था। लेकिन पहली बार भारत ने अगर चीन की सेना को रोकने की कोशिश की थी तो वर्ष 2017 में डोकलाम में की थी, जब डोकलाम में भूटान के रास्ते से चीन जो था भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई और नहीं, जनरल बिपिन रावत थे। उनकी अगुवाई में उन्होंने रुकवाया था। उससे पहले तक
चीन को जो था वो डिप्लोमेटिक तरीके से भारत बनाने की कोशिश करता था। वर्ष 2013 का इंसिडेंट आपको याद होगा, डीबीओ का, उस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जो था चीन के साथ बातचीत की गई थी, लेकिन डोकलाम में भारत ने कोई बात नहीं की थी। अगर बात की थी तो उससे आंखों में आंखें डालकर की थी। सेनाओं ने बात करी थी और सेना ने, भारतीय सेना ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अगुवाई में चीन को पीछे खदेड़ दिया था। उसमें चीन को पीछे जाना पड़ा था, ये उनका बड़ा योगदान था। और न केवल जब वो जनरल बने थे, सेना प्रमुख बने थे, वर्ष 1985 में जब वो कैप्टन के तौर पर उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, तब सुभद्रांशु जो इंसिडेंट हुआ था, जो सबसे पहला माना जाता है कि चीन को अगर रोकने की कोशिश की गई थी 62 के युद्ध के बाद, तो वो उनके नेतृत्व में जब कंपनी कमांडर के तौर पर उन्होंने चीनी सेना को रोकने की कोशिश की थी। एक लंबा विवाद उसके बाद से चला था। उस वक्त हालांकि ये लग रहा था कि एक कैप्टन के तौर पर उन्होंने ये सुभद्रांशु जो इंसिडेंट था उसको, ये चीन को पीछे करने की कोशिश की थी। રાષ્ટ્ર માટે આજે દુઃખનો દિવસ છે। સીડીએસનું નિધન થયું છે અને દિગ્ગજોએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। गृहमंत्री अमित शाहे राष्ट्र माटे दुखद दिवस लगाए जा सकते हैं वो यही है कि इस समय पे अगर सीसीएस की बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हों, जिसके अंदर रक्षा मंत्री मौजूद हों, जिसमें गृह मंत्री मौजूद हों, और इस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ इसमें जो मंथन का के सवाल होंगे वो यही होंगे कि आखिर किन हालात के अंदर ये घटना हुई, क्या लेटेस्ट इनपुट है, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, जो कोलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको ध्यान है रोमाना, इसके पहले रक्षा मंत्री ने कई सीरीज ऑफ मीटिंग्स की हैं साउथ ब्लॉक के अंदर। रक्षा मंत्रालय में आर्मी चीफ ने उन्हें ब्रीफ किया है। इसके अलावा वायुसेना अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्होंने वायुसेना अध्यक्ष को भेजा है सुलूर में। तो आगे की कदम क्या होंगे, किस तरीके से उनके जो पार्थिव शरीर हैं उन्हें यहां लाया जाएगा, अंतिम संस्कार किस तरीके से होगा, इसके अलावा अभी तक इन घटनाओं के ऊपर क्या इनपुट अवेलेबल हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर देश के रक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी मामलों की जो सर्वोच्च समिति है वो मंथन करेगी। और निश्चित रूप से यह बड़ा झटका कहा जा सकता है क्योंकि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से जो तमाम बड़ी परियोजनाएं चल रही थी उसमें डिफेंस की जो बड़ी परियोजनाएं थी उसमें सीडीएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाहे वो थिएटर कमांड बनाने का मामला हो, चाहे जो नई फोर्सेस खड़ी करने का, नई कमांड बनाने का मामला हो, इंटीग्रेशन का मामला हो, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में जो आत्मनिर्भर भारत के तहत नए हथियारों की खरीद और उत्पादन का मामला हो, डिफेंस कॉरिडोर्स का मामला हो, इन तमाम चीजों में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। तो ऐसे बहुत सारी भूमिकाएं हैं जिनके लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा इस समय कि कल से ही उन तमाम योजनाओं परियोजनाओं पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी संवेदनशील मुद्दे होते हैं जो कि इस लेवल पे केवल जनरल रैंक ऑफिसर्स के पास ही होते हैं, जिन चीजों में निर्णय जो है केवल उनके पास ही होता है। और ऐसे में निर्णय प्रक्रिया के लिए भी एक चैलेंज, एक चुनौती जरूर होगी कि आखिर इसके आगे वो निर्णय प्रक्रिया आगे कैसे जाएगी, क्योंकि हाल ही में जो फॉरेन एंगेजमेंट्स हैं उसमें भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, चाहे अमेरिका का उनका दौरा हो या जो नेबरहुड की पॉलिसी हो। जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके अंदर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। जी नीरज राजपूत इसमें कुछ और इनपुट दे पाएंगे कि साहब वो जो वैक्यूम जनरल बिपिन रावत सीडीएस के जाने से इस वक्त देश में नजर आ रही है वो जल्दी से और आसानी से तो बिल्कुल नहीं भरी जाने वाली है। नीरज बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना, और मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो प्रणय कह रहे हैं कि जब देश पे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही देश की कमान संभाली थी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अब जो है तीनों सेनाओं का एकीकरण होना चाहिए, ज्वाइंटनेस होनी चाहिए, तीनों को अलग अलग नहीं रहना है। उसको लेकर सेनाओं के बीच में रिजर्वेशन था, खासतौर से वायुसेना की तरफ से रिजर्वेशन था कि वो एक कमांड नहीं, जो जिसकी बात थिएटर कमांड की बात कर रहे थे प्रणय, थिएटर कमांड बनाने की बात है, इंटीग्रेशन की बात थी। तो खुद थल सेना प्रमुख जब ये थे जनरल बिपिन रावत, इन्होंने साफ तौर से कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स जो है वो अकेले नहीं लड़े जा सकते हैं, तीनों सेनाओं को मिलकर लड़ना होगा। और उन्हीं की अगुवाई में उसी का नतीजा था कि थिएटर कमांड की तरफ जो था देश जो था बढ़ रहा था। थिएटर कमांड बनने से जो तीनों सेनाएं हैं, सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये तीनों अलग अलग नहीं रहते, इनकी एक कमांड होती, इन सबकी एक एक कमांड होती। उस पर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता, और उसके लिए 3 और एजेंसी बना दी गई थी खुद जनरल बिपिन रावत की अगुवाई में। एक तो साइबर डिफेंस एजेंसी जो तीनों सेनाओं की थी, इसके अलावा एक स्पेस एजेंसी बनाई गई थी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, और साथ ही एक स्पेशल ऑप्स एजेंसी बनाई, फोर्स तैयार की गई थी जो तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस की थी। ये तीनों बनकर खड़ी हो गई थी। ये बड़ा योगदान जो था जनरल बिपिन रावत का था। लेकिन थिएटर कमांड वो चाहते थे कि 2 साल में बनकर तैयार हो जाए, और वो चाह भी रहे थे कि वर्ष 2022 के मध्य तक बनकर पहली जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है नौसेना की बनकर तैयार हो जाए। लेकिन उससे पहले ही, जैसे कि अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कुन्नूर में आज, और उनमें जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई, उनके साथ साथ 13 लोगों की और मौत, 12 लोगों की और मौत हुई है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं सीसीएस की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आवास
कि ये तस्वीरें आपके सामने, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ जो चारों बड़े मंत्री हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये चारों लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर ही सीसीएस की बैठक, जो ठीक शाम 6:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कुछ देरी के साथ अब शुरू हो गई है। और मुद्दा यही कि आखिरकार ये जो हुआ है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है आजाद भारत में कि कोई सिटिंग जनरल इस तरीके से हादसे में मौत का शिकार हो गया। वायुसेना की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है, नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके साथ उनकी पत्नी और बाकी 11 सवार, सबकी मौत की पुष्टि जो वायुसेना की तरफ से कर दी गई। दोपहर 12:20 पर यह हादसा हुआ था। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ था और दिन भर अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबरें आती रही छन छन कर। तमिलनाडु जहां पर यह हादसा हुआ, वहां सरकार के मंत्री के हवाले से खबरें आती रही। पहले मरने वालों का आंकड़ा 5 बताया गया, 8 बताया गया, 11 बताया गया, फिर आंकड़ा 13 बताया गया और आखिरकार शाम होते होते 6 बजे के आसपास वायुसेना की तरफ से पुष्टि की गई, नहीं रहे जनरल बिपिन रावत। बड़ा ही भीषण हादसा। M17